हेलो बच्चों, तो कैसी तैयारी चल रही है? आई होप बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। आपको क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम एक सेशन लेकर के मैं आप सभी बच्चों के सामने लेकर के आया हूं। तो इन जितने भी मैं पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, उन सभी पॉइंट्स को आप जरूर नोटिस करिएगा और जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं वो जरूर करिएगा। जो जो मैं बातें आपको बताऊं उनको जरूर आप फॉलो करिएगा ताकि आपकी और बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो सके। तो सबसे पहली चीज, आपको फुल टेस्ट देने हैं बच्चे। हर रोज का आपको एक टेस्ट देना है। चाहे आपके पास अगर सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग अगर है तो आप आराम से कंप्यूटर में बैठ करके आराम से वो टेस्ट दीजिएगा। फुल टेस्ट आपको हर रोज का एक कर लीजिएगा। अगर आपका पास कोई टेस्ट सीरीज है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है टेस्ट सीरीज तो आप सिंपल प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, एज इट इज उनको सॉल्व करने लग जाइए। बट कोशिश करिए कि हर रोज का एटलीस्ट एक पेपर देना है। अब पेपर देने के बाद बहुत सारे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते, पेपर दे दिया, नंबर देख लिए, कितने नंबर आए, इतने मार्क्स आए हैं और उससे आगे बढ़ गए। पर ये नहीं चेक करें कि उसमें हमने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में क्या गलती की है और उन गलतियों को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। उनको जो वीकनेस थी, जो आपके बार बार उस कॉन्सेप्ट में गलतियां हो रही है, उनको रिमूव कैसे किया जाए। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जब भी आप फुल टेस्ट हर रोज का एक दे रहे हो तो आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस में आप अपनी वीकनेस देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट से मेरी परफॉर्मेंस या कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हो रहा है, बार बार उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको कैसे रिमूव करोगे, उसकी वीकनेस को कैसे स्ट्रांग बनाओगे। उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा। उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं उस बेस्ड कॉन्सेप्ट की। तो आप जब भी टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आप अपनी वीकनेस देखिए कि कौन से चैप्टर मेरे वीक हैं, और उन चैप्टर में आप क्या करिए, जो जो कॉन्सेप्ट वीक है उनके 5 से 10 क्वेश्चन लगा लीजिए उसी कॉन्सेप्ट के। और फिर हर रोज नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट देना है, और फिर से आप उसको टेस्ट एनालिसिस करिए कि क्या गलतियां हो रही हैं और उन गलतियों को रिमूव करिए कि भाई अगर उस तरह के कॉन्सेप्ट आगे एग्जाम में आए तो हमसे वो गलतियां नहीं हो। कोशिश करना कि हर रोज का एटलीस्ट एक पेपर ही आप दे लीजिए। जेईई मेंस का कोई पेपर दे लीजिएगा, हर रोज का एक एक पेपर। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी रट्टा बेस्ड कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूले हैं ना, जो भी मान लीजिए कोई रट्टा बेस्ड है, कोई कॉन्सेप्ट है या कोई सब टॉपिक है या कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप A4 साइज के पेज में या अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 1-2 दिन पहले जितनी भी रटने वाली चीजें हैं वो एक बार वापस से रिवाइज कर जाए। क्योंकि जब लास्ट मोमेंट होगा, मान लीजिए अब रिवीजन आपने फिर से स्टार्ट कर दिया है और रिवीजन में 10-15 दिन बाद हम वो रट्टा बेस्ड वाली चीजें भूल जाते हैं, और रट्टा बेस्ड वाली चीजें अगर भूल गए तो बच्चे होगा क्या, एग्जाम में वही रट्टा बेस्ड चीजें आ गई तो आप वो क्वेश्चन गलत कर जाओगे क्योंकि याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करिए, रट्टा बेस्ड वाली जितनी भी चीजें हैं या फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान रखिए, एक पेज पे लिख लीजिए कि ये चीजें हमें एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख करके जानी है, ताकि यहां पे वो चीजें अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जितने भी अभी तक जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े, आपने हो सकता है कोई केमिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, हो सकता है फिजिक्स का नहीं पढ़ा, हो सकता है कोई मैथ का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर कोई टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे अब। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर पूरी साल आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा और आप सोचोगे मैं एक दिन में पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो बच्चे पॉसिबल नहीं होंगे, वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप खुद सोचिए, एक एक दिन में अगर कोई टॉपिक आप इजी वो सॉल्व करके चले जाओगे, पढ़ के चले जाओगे, तो उसके क्वेश्चन लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो एक तरह से आप टाइम वेस्ट होगा। तो जितने भी अनटच टॉपिक हैं जिसमें आपने अभी तक नहीं पढ़ा, उनको आप पढ़ना ही नहीं है, उनको स्किप कर दीजिए। क्योंकि वो अगर आप लगाओगे उसमें टाइम वेस्ट होगा। उसमें जैसे जैसे आप पढ़ने की कोशिश करोगे, एक दिन पूरा लगा दिया और उसमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वो एक दिन आपका वेस्ट चला जाएगा। तो जितने भी अनटच टॉपिक हैं उनको छोड़ दीजिए, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है कि जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, जितने भी, चाहे केमिस्ट्री में कितने पढ़े हो, फिजिक्स में कितने पढ़े हो, मैथ में जो टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहली चीजें मैंने आपको बताई थी, टेस्ट देना है, दूसरी टेस्ट एनालिसिस करना है, रट्टा बेस्ड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना है, और अनटच टॉपिक को छोड़ देना है। इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल है,
उन सभी से भी थोड़ी सी दूरियां बनाइए, क्योंकि जैसे ही आप अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करोगे कि वो आपसे पूछेगा कि यार कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन से नहीं छोड़ दिए हैं, तो उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। वो कहेगा कि मैं ये पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये छोड़ दिया। मतलब हो सकता है कोई मोटिवेट करे, कोई डीमोटिवेट करे कि यार नहीं होने वाला वो। तो आप जितनी भी आपके पास अदर वाइब्स हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, उन सभी का अभी थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए। आप सिर्फ फोकस करिए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, रिवीजन और टेस्ट के ऊपर ही, सिर्फ और कुछ नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट वीक है उनके 5 से 10 क्वेश्चन लगा लीजिए। वो आपको टेस्ट जब दोगे तो टेस्ट एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं, कौन से सब टॉपिक वीक हैं, कौन सा नहीं है। और क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई टारगेट फिक्स नहीं करना है कि आपको जब एग्जाम देने जाओगे, तो बच्चे कोई टारगेट फिक्स नहीं करना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो करके आने हैं। ये दिमाग में मत सेट करके लेके जाना, इतने नंबर तो मुझे लेके ही आने हैं कैसे भी करके, ये फिक्स मत करिएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि मुझे 100% देना है, 100% देना है। जितने दिन बचे हैं मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाऊंगा। एग्जाम इजी भी आ सकता है, थोड़ा टफ भी आ सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। इजी रहेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ज्यादा नंबर आएंगे। बट अगर एग्जाम टफ हुआ तो, या मॉडरेट हुआ तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा टफ आ जाए, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। अगर टफ भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मुझे आता है वो मैं करके आऊं, जबरदस्ती के नहीं करने, मुझे फिक्स करने के इतने क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा। दिमाग में फिक्स ऐसा कोई टारगेट लेके मत जाना है, वरना जो आप कर सकते थे अच्छा वो भी नहीं करोगे। अब एक और बहुत सारे बच्चों के माइंड में सवाल चलता है कि सर वन शॉट वाले टॉपिक अगर मान लीजिए हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो वो अगर हम वन शॉट में कोई टॉपिक रिवाइज करना हो तो वन शॉट देख करके रिवाइज कर ले क्या? तो मैं उन सभी बच्चों को कहूंगा बच्चे अब वन शॉट का भी टाइम नहीं बचा है ना। अभी आपके पास चाहे टॉपिक पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, किसी का भी वन शॉट टॉपिक आपको नहीं देखना है कि एक टॉपिक आपने देख लिया और वहां पे 3 घंटे 6 घंटे आपने उस टॉपिक में लगाए और आप सोच रहे हो कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। बच्चे टाइम वेस्ट ही होगा। आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसको आपके नोट्स में लिखे हैं, आपके नोट्स बनाए हुए, उसी से ही रिवाइज करिए और कुछ नहीं करना है बच्चे। अब वन शॉट वगैरह कुछ भी नहीं देखना है आपको। अब यहां पे सिर्फ रिवीजन और टेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं करना है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो गलतियां नहीं करनी है, इससे आपके टाइम वेस्ट होगा। आप मेहनत जो कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब लास्ट के जो अप्रोक्स 15 दिन बचे हैं, अब कुछ मैं उन पॉइंट्स को भी, मैं उन टॉपिक्स को भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं ना। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक से आते हैं, फिजिकल से आते हैं। तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है और मोस्ट केसेस में तीनों ही पोर्शन जो है वो इक्वल आते हैं। पर उनमें भी कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। मैं लास्ट के 5 साल के 2020 से 2025 तक के मैं कुछ टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को एनालिसिस किया, उसमें देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पर कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका जीओसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स, चौथा आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक से भी कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ पार्ट ही है। इक्विलिब्रियम, आयनिक और केमिकल दोनों मिक्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल और बायोमोलिक्यूल्स। ये जो मैंने बोला है ये सीक्वेंस वाइज है कि यहां पे आपके सामने ये सभी टॉपिक से जीओसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से उसके बाद। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके बेसिस पे आप रिवीजन जब करो तो आपको ध्यान रहे कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसको रिवीजन के टाइम में थोड़ा टाइम ज्यादा भी दे देना है। जहां से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, जैसे कहां से सॉल्यूशन से बहुत कम आ रहे हैं आजकल, हेलो एल्केन हेलो एरिन से कम आ रहे हैं, एमीन से कम आ रहे हैं, पी ब्लॉक से भी इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं आए हैं अभी। अगर हम रिसेंटली ईयर्स की बात करें, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स के भी हम इतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी के सभी चीजें
यहाँ पे आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँ इतने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। तो आप सभी बच्चे उन टॉपिक्स को रिवीजन करते वक्त ज़्यादा टाइम दीजिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और मैंने आपके सामने एक टेबल दे दी है कि कहाँ से कब कहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हैं, वो मेंस एडवांस सभी की हर शिफ्ट के काउंट किए हुए हैं। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। फिर भी मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आपको रिवीजन अच्छे से केमिस्ट्री में करके जाना है, तो उसमें मैंने आपको बताया जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डीएफ एंड ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और मोल कॉन्सेप्ट। इन टॉपिक्स को आपको 100% रिवाइज अच्छे से करके जाना है। जितने भी रट्टा बेस्ड कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को बच्चे आपको एक लिख लेना है या आप मार्क कर लेना है कि ये मुझे एग्जाम से 1-2 दिन पहले मुझे पढ़ के जाने हैं, वापस से रिवीजन करके जाने हैं। कुछ फॉर्मूलेज देख लेना है कि ये फॉर्मूलेज मुझे एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख के जाने हैं। और अपना कोशिश कर रहा है कि लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं, अप्रोक्स जो भी 15 दिन के अप्रोक्स बचा है, तो उसमें आप अपना 100% दो। ये ध्यान रखें, आप अपना 100% दो। 100% देने का मतलब क्या है कि जितना आपसे मेहनत हो सकती है वो मेहनत करिए, पढ़ाई में अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। गप्पे सप्पे मारने हैं, दोस्त के साथ बातें, वो थोड़ा एलिमिनेट कर दे, उनसे थोड़ी डिस्टेंस बना लीजिए कुछ दिनों के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा, खान सर से आप जो भी बच्चा मिलना चाहता है, 7 अप्रैल को पटना बापू सभागार में एक सेमिनार हो रहा है जिसमें आप सभी बच्चों से मिलने खान सर खुद आने वाले हैं, जिसमें आप सभी बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनके कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक मोटिवेशन आपको देने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे 7 अप्रैल बापू सभागार पटना में जरूर पहुंचे। वहां पे आपका मोस्ट वेलकम है। और आपके जो सपने हैं उनको आपको जो सपने हैं उनको जरूर अचीव करेंगे। मिलके केजीएस की टीम और आपके जो मेहनत है उन्हीं से ही आपके सपने पूरे होंगे। जो आपके जूनियर्स हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। केजीएस के ऑफलाइन प्रयागराज में, पटना में और गुवाहाटी में भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी पटना और प्रयागराज में बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बैच 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस के ऊपर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। तो जो भी पटना पे अप्रोक्स या प्रयागराज के जो भी नियरेस्ट सेंटर है तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस टीम आपको पढ़ाने वाली है। जो बच्चे दूर हैं और चाहते हैं केजीएस के साथ ही, केजीएस की टीम के साथ ही जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 10 अप्रैल से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 10th से 11th में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए विजन बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो 12th के या ड्रॉपर के बच्चे हैं उन सभी के लिए मिशन बैच स्टार्ट हो रहा है। मिशन जेई 2026 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी बच्चे ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी सर ऑनलाइन बैच लेके आइए, तो हम आपके सामने वो बैच लेकर के आ रहे हैं। 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। विजन 11th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए मिशन, 12th के लिए बच्चे और ड्रॉपर के लिए मिशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन क्या और ऑफलाइन में आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम है। तो आज के लिए बच्चे इतनी ही इंफॉर्मेशन रहने वाली थी। आप सभी बच्चे, आई होप ये सारी बातें आप समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, कौन सी चीजें एलिमिनेट करनी है और किस पे हमें ज्यादा फोकस। अगर मैं इस पूरी की पूरे सेशन का ओवरऑल कंक्लूजन आपके सामने रखूं तो बस आपको रिवीजन करना है बच्चे और टेस्ट देना है, साथ में उसका टेस्ट एनालिसिस करना है। तो आई होप आपको बहुत सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।